विघ्नेश ने मजे लेते हुए अवनी को वो पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी एक बहन की शादी विवान से करवाई थी। ये सुनकर विवान का पारा चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अबे अब तू मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? क्या मैडम ने तुझसे मेरी शादी के बारे में कुछ पूछा था जो तू शुरू हो गया? अवनी ने भी उसी अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, क्यों मिस्टर विवान, अगर मुझे आपकी शादी के बारे में पता चल गया तो आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी बात जारी रखिए विघ्नेश। विघ्नेश उत्साह से बोला, बताता हूँ मैडम, सब बताता हूँ। मेरी जिस बहन ने इससे शादी की वो इसके टॉर्चर से तंग आकर घर छोड़कर कहीं चली गई। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। मेरी दूसरी बहन तो बस हॉस्पिटल और लैब के चक्करों में ही फंसी रहती थी। उसने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने सोचा चलो कम से कम उसकी तो शादी करवा दूं, पर उस लड़की के दिल में तो ये पुष्कर बसा हुआ है और ये पागल पुष्कर हम बचपन के दोस्त हैं। बस इसी वजह से वो पिछले 5 साल से मेरी बहन को मना कर रहा है। उधर वो लड़की भी अड़ गई है कि शादी करेगी तो इसी से, वरना कुंवारी रहेगी। ये सुनकर अवनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो काफी दिनों बाद खिलखिलाकर हंसी। उसका खुद पर काबू ही नहीं रहा। इतने समय से जो कड़वाहट और तनाव का माहौल बना हुआ था वो पल भर में गायब हो गया और सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। तभी अवनी हंसते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे अपनी कार में जाकर बैठी और वहां से रवाना हो गई। उसे इस तरह अचानक जाते देख विघ्नेश ने माथा खुजलाते हुए कहा, अरे ये लड़की बात करते करते अचानक कहाँ चली गई? खैर छोड़ो, शायद कोई जरूरी काम होगा। इन सब को आपस में मजे लेते देख विवान चुपचाप अपने कमरे में गया और अपनी बंदूक लेकर बाहर आया। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बेहद संजीदगी से विघ्नेश और आशिका की ओर देखा और कहा, पिछली बार तो मैंने सिर्फ हाथ को छूकर निकलने वाली गोली चलाई थी, पर इस बार निशाना सीधा सीना होगा। आशिका, अपने पति को संभाल कर रख। इतना कहकर वो झटके से वापस अपने कमरे में चला गया। वहीं घर से कुछ दूर जाकर अवनी ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी। बाहर से वो चाहे कितनी भी सख्त दिखे, पर अंदर ही अंदर वो बहुत तनाव में थी। विघ्नेश का आइडिया पूरी तरह काम कर गया और उसका मन काफी हल्का हो गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखते ही वो बड़बड़ाई, इस लड़के का भी अजीब है, हमेशा गलत वक्त पर ही फोन करता है। फोन उठाते हुए उसने कहा, अब तुझे क्या चाहिए बेबी? क्या मुझे थोड़ी देर चैन से रहने दोगे? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अभी लाइव टेलीकास्ट देखकर ही हंस रहा था बेबी, तुमने भी खूब एंजॉय किया ना? अवनी चौंक गई। क्या? लाइव टेलीकास्ट? किसने किया? उसने जवाब दिया, और कौन? मेरे रंजीत जी ने। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें फोन चालू रखने को कहा था। शुरुआत में तो तुम बड़े एक्शन मोड में थी, पर आखिर में कॉमेडी में आ गई। मानना पड़ेगा, विघ्नेश वाकई कमाल का आदमी है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। उसने कितनी बार मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैं ही उसे भाव नहीं दे रही थी। बहुत नेक इंसान है वो। आशिका का कितना ख्याल रखता है, एक आदर्श पति की मिसाल है वो। ये सुनकर लड़का चढ़ गया और बोला, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें अच्छा पति नहीं मिला? क्या तुम मंत्री जी से शिकायत कर रही हो? अवनी ने हंसकर कहा, अरे बुद्धू मंत्री जी, जब कोई अच्छी बात बताई जाए तो बस उसे सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को लेकर बैठेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो किसी ज्ञानी की तरह बातें कर रही थी। उसने आगे कहा, अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, पता नहीं मैं कहाँ खड़ी हूँ, पहले गूगल मैप्स में अपनी लोकेशन देखती हूँ, फिर घर जाऊंगी। दूसरी तरफ से लड़का भावुक होकर बोला, अवनी आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, बस तुम ऐसे ही रहना, ठीक है? अवनी फिर से हंसने लगी। लड़के को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रही है। उसने चिल्लाकर कहा, अरे पगली, अब क्या कह दिया मैंने जो फिर से हंसने लगी? मुझे लगता है तू वाकई पागल हो गई है। अवनी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बात वो नहीं है। तूने अभी मुझे अवनी कहा ना, मैंने जब विवान के सामने ये नाम लिया था तो उसने मेरा गला पकड़ लिया था। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से दांत पीसने की आवाज साफ सुनाई दी। उस लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
वो गरजा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारा गला पकड़ा और तुम चुपचाप खड़ी रही। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हें अकेले छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उस बुद्धू मामा के भरोसे तुम्हें छोड़ आया। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर आ रहा हूँ। फोन रखो। अवनी ने बड़े आराम से कहा। अरे इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा सीन नहीं था। मैंने भी उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़का फिर भी नहीं माना। सिर्फ एक थप्पड़? क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है? अवनी चिल्लाई। चुप कर बंदर, ज्यादा बकवास की तो आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चुपचाप अपना काम कर। मैं कितनी खुश थी, पर तूने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लड़का थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला। मैं मूड खराब नहीं कर रहा, पर अगर उसकी वजह से तुम्हें फिर कोई तकलीफ हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे अब लग रहा है कि तुम्हें वहां भेजना ही गलत फैसला था। अवनी ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर फोन काट दिया। वो खुद से बोली, इन दोनों को संभालने के लिए मुझे 10 गुना ज्यादा ताकत चाहिए होगी। ये मर्द भी ना, सब एक जैसे ही होते हैं। उसने खुद को कोसा, गूगल मैप्स चेक किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। इधर विवान के घर पर विघ्नेश ने आशिका से पूछा, आशिका क्या हम अब अपने घर चलें? तभी राजेश्वरी बोल पड़ी, दामाद जी 2 दिन बच्ची को यहीं रहने दीजिए ना। आशिका हॉस्पिटल चली जाएगी और बच्ची का ख्याल मैं रख लूंगी। विघ्नेश ने तंज कसते हुए कहा, अरे आंटी, जब उस मैडम ने कह दिया कि आपके लिए यहाँ जगह नहीं है तो आप हमें पनाह कहाँ से देंगी? राजेश्वरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस रंजीत को गुस्से से घूर रही थी। रंजीत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, विघ्नेश ये क्या कह रहे हो? अगर दीदी इतना कह रही हैं तो रुक जाओ ना। मेरी बेटी तान्या अब कुछ नहीं कहेगी। उसने साफ कहा है कि उसका गुस्सा सिर्फ इस परिवार पर है और इस परिवार में मैं भी आता हूँ। उसने आगे कहा, मैं उसे बड़ी मुश्किल से मनाकर यहाँ लाया हूँ, इसलिए वो जो भी कह रही है मैं खामोश हूँ। प्लीज दीदी, मुझे गलत मत समझना। आपको तो पता है ना कि मैं अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा। राजेश्वरी ने तंज कसा। हाँ, अब तो अच्छी तरह पता चल गया। हमें बिना बताए तुमने दूसरों के बच्चों से ही गृहस्थी बसा ली। ये सुनते ही रंजीत को अचानक मीरा की याद आई। हंगामे के चक्कर में वो मीरा को बिल्कुल ही भूल गया था। रंजीत बड़ी बेसब्री से राजेश्वरी से मीरा के बारे में पूछ रहे थे। तभी विघ्नेश ने बीच में कूदकर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। ये देख आशिका ने आओ देखा ना ताओ विघ्नेश के सिर पर जोर से मारा। विघ्नेश ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, अरे अब क्या बच्ची मेरे बाल खींचेगी? तब भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन यहाँ खड़ा है और कौन नहीं। तुम्हारा इंसाफ भी गजब है। भाई चलो यहाँ से अपने घर चलते हैं, यहाँ के शकुन खराब ही लग रहे हैं मुझे। रंजीत ने झल्ला कर कहा, तुम अपनी मियाँ बीवी की कहानी बाद में सुनाना, पहले ये बताओ कि मीरा कहाँ है? जब से आया हूँ उसे देखा तक नहीं। क्या वो ऑफिस चली गई है? मुझे बताओ वो किस ऑफिस गई है, मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगा। विघ्नेश ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, पता नहीं अब वो कौन सी पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांगे लगा रही होगी। ये सुनते ही पुष्कर बोल पड़ा, अबे क्या वो बंदर है जो पहाड़ियों पर छलांगे लगाएगी? ओ पागल, जो बोलना है ढंग से बोल। विघ्नेश हंसते हुए बोला, अबे तू चुप कर पार्ट टाइम पागल, तुझे भी बीच बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है क्या? पुष्कर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने जवाब दिया, कौन? मैं? अबे मैं तो पार्ट टाइम पागल हूँ, तू तो फुल टाइम पागल है। दोनों के बीच में बहस बढ़ती देख रंजीत को समझ आ गया कि इनसे कोई सच उगलवाना नामुमकिन है। इधर अवनी फोन काटने के बाद बेफिक्री से गाड़ी चला रही थी। तभी रास्ते में उसकी नजर एक कैफे पर पड़ी। उसने देखा कि विवान वहां बड़े गुस्से में बैठा कॉफी पी रहा है। अवनी ने मन ही मन सोचा, इसकी गाड़ी तो हमेशा बाहर की तरफ मुड़ती थी, आज ये कॉफी शॉप कैसे आ गया? उसने तय किया कि विवान को थोड़ा और परेशान किया जाए। उसने अपनी कार पार्किंग में लगाई, अपना काला चश्मा चढ़ाया और हाई हील्स में पूरे टशन के साथ अंदर जाने लगी। कैफे में मौजूद हर कोई मुड़ मुड़ कर उसे ही देख रहा था। कुछ लोग तो आपस में कानाफूसी करने लगे। वाह क्या स्टाइल है, अरे वाह। अवनी ने उन सबको इग्नोर किया और सीधे विवान की टेबल पर जा पहुंची। उसने नजाकत से पूछा, क्यों मिस्टर पीए?
नौकरी क्या मिल गई, आप तो अकेले ही कॉफी पार्टी मनाने आ गए। इतना कहकर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। विवान खामोशी से कॉफी पीता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में कोहराम मचा था। अगर पब्लिक प्लेस में मैंने कुछ कर दिया तो तमाशा हो जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ आ जाएगी। ये पनौती जहाँ भी जाऊं पीछे पीछे आ जाती है, पर मेरा दिल भी इसके पीछे क्यों खिंचा जा रहा है। चुप रह विवान, काबू रख। अवनी ने रौबदार आवाज में कहा, मिस्टर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब आप मेरे पिए हैं। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? विवान ने चिढ़कर कहा, मैडम, आपकी बातें मैं ऑफिस के अंदर सुनने के लिए मजबूर हूं। ये पब्लिक प्लेस है, क्या मुझे शांति से कॉफी पीने का भी हक नहीं है? अवनी ने पलटवार किया, आज सुबह ही आपने ज्वाइन किया है सर, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विवान का पारा बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, कॉफी शॉप में लोग किस लिए आते हैं? गुस्से में उसके मुंह से एक गाली निकलने वाली थी कि वो रुक गया। अवनी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे घूरा। विवान ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और बोला, मैडम, मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूं। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। जो भी बात करनी है कल करेंगे। कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। आज मुझे छुट्टी पर समझिए। वो वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी अवनी ने झटके से विवान की बची हुई कॉफी उठाई और उसे पीने लगी। विवान वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिल फिर से अवनी की इस अदा पर फिदा होने लगा। विवान ने आंखें बंद कर ली और बोला, मैडम, आप जो कर रही हैं वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है। वो मेरी कॉफी है। अवनी ने अपनी शरारती मुस्कान छुपाई और कहा, किसकी कॉफी है? इससे क्या फर्क पड़ता है विवान? अब तो हम एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं ना। अवनी ने तय कर लिया था कि आज इसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विवान की नजरें अवनी की काजल लगी आंखों, उसके आई शैडो और कानों में चमकते उन हीरो के टॉप्स पर थम गई थी। उसकी नजरें अवनी के उन होठों पर जा टिकी जो कॉफी के लुफ्त ले रहे थे। उसका ध्यान उसकी गर्दन में लटकती उस प्लैटिनम चेन और मोती की तरफ गया। उसकी नजरें और नीचे उतरने ही वाली थी कि अवनी ने उसे टोक दिया। उसने तीखे लहजे में पूछा, बस कीजिए विवान, क्या आप मुझे अपनी आंखों से स्कैन कर रहे हैं? क्या आपके शहर में मर्द ऐसे ही होते हैं? विवान ने बात संभालते हुए कहा, सॉरी मैडम, मैं तो बस देख रहा था, आखिर मुझे पता तो चले कि मेरी बॉस दिखती कैसी है, तभी तो मैं वफादारी से काम कर पाऊंगा। विवान को अपने आप पर शर्मिंदगी भी हो रही थी, पर उसका दिल बस उसे निहारते रहना चाहता था। विवान खड़ा हुआ और बोला, मैडम, अपनी पी हुई कॉफी का बिल आप खुद भर दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। अवनी ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों मिस्टर विवान, आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चला कि आपकी नजरें कहाँ कहाँ घूम रही थी? क्या मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूं? विवान ने और भी ज्यादा नजाकत से जवाब दिया, शौक से जाइए मैडम, कोई भी पुलिस वाला हो मैं डील कर लूंगा। बाकी पुलिस से थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर कहिएगा ताकि केस स्ट्रांग हो जाए। जो भी करना है कर लीजिए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। विवान की डबल मीनिंग बातों को सुनकर अवनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। विवान एक अजीब कश्मकश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसका दिल कह रहा था कि ये औरत उसकी अपनी है, पर उसका दिमाग उसे दूर रहने की सलाह दे रहा था। अवनी सकपका गई और बोली, ठीक है, आप जाइए विवान। विवान ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, अगर आप भी वहीं जा रही हैं तो मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अवनी दंग रह गई। वो तो उसे परेशान करने आई थी, पर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। अवनी को हिचकिचाते देख विवान ने उसे और तंग करना शुरू किया। क्या हुआ मैडम, कोई जवाब नहीं? क्या मैं कल से काम पर आऊं या फिर मुझे छुट्टी मिलेगी? क्या पेड लीव मिलेगी मैडम? कल कितने बजे आना है? क्या आप मेरे लिए कोई कार भेजेंगी मैडम? वो हर बात में मैडम लगाकर उसे चिढ़ाने लगा।
अवनी झुंझलाकर चिल्लाई, शट अप विवान, आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना, चलो अब यहाँ से। वो उसे साथ लेकर वहां से निकल गई। जब वे ऑफिस पहुंचे तो हर कोई विवान को देख रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। विवान पूरे रौब के साथ सिर हिलाते हुए अंदर दाखिल हुआ। अवनी ने उसे घूरा तो उसने मासूमियत से कहा, मैडम वो मुझे नमस्ते कर रहे हैं, तो क्या सिर हिलाना भी जुर्म है? अवनी मन ही मन बुदबुदाई, सबसे पहले इसे बोर्ड मेंबर की पोजीशन से हटाना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही अवनी को पुरानी यादें घेरने लगी। उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और एक मुस्कान दी। बेचारी रिसेप्शनिस्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही सांवली सी लड़की आज इतनी मॉडर्न बनकर लौटेगी। रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाई और उसने अवनी को नमस्ते किया। अवनी ने उसे अनदेखा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अवनी के कैबिन में पहुंचने पर उसने कहा, अंदर आइए मिस्टर विवान, याद रहे आइंदा अंदर आने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी। विवान ने कहा, ओके मैडम, पर वो सीधे उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अवनी ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, स्क्रीन पर विवान की ही फोटो वॉलपेपर के रूप में सामने आई। फोटो में वो सीईओ की कुर्सी पर पैर चढ़ाए बड़े रौब से कहीं देख रहा था। उसे देख अवनी अपनी सुध बुध खो बैठी। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकला, यहाँ आओ विवान, कम हियर विवान। विवान अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर अवनी के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया।